हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत और निवेश विद्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके कैसे हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो हालांकि भी जो हमारा बजट हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि वो आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ यानी एलआईसी के आईपीओ को लाने वाली है इसी साल में। ऐसे ही बहुत सारे आईपीओ रिसेंटली आके गए जिसमें इन्वेस्टर ने बहुत अच्छे रिटर्न कमाए थे। अगर हम एग्जांपल देखें तो एक आईपीओ था जिसका नाम था आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे का जो आईपीओ था, उसमें तो इन्वेस्टर्स ने एक दिन में 52% के रिटर्न कमाए थे। यह सिंगल डे में 52% का रिटर्न आईआरसीटीसी ने दिया था। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हमें अच्छी कंपनी के आईपीओ में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ही कम होता है और रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसीलिए हमें आईपीओ के बारे में पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको आईपीओ के बारे में इतना कुछ पता नहीं, अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हो तो ये वीडियो ज़रूर आप पूरा देखिएगा। वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है जिसमें मैंने आईपीओ के बहुत सारी टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और आईपीओ का पूरा प्रोसेस है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर के बारे में बताऊंगा। आपने रिसेंटली सुना होगा कि आईआरएफसी का आईपीओ आया था, या फिर उसके पहले आप देखेंगे तो बर्गर किंग जो कंपनी है उसका आईपीओ आया था, और रिसेंटली आप देखेंगे तो इंडिगो पेंट्स का आईपीओ आया था। तो बेसिकली ये आईपीओ है क्या? इन सभी जो मैंने आपको अभी लिस्ट बताया उन सब में तो मैंने भी सब्सक्राइब किया था। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये आईपीओ है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी जब कंपनी के प्रमोटर्स लोन के अलावा पब्लिक से जब पैसा लेते हैं बिजनेस करने के लिए या फिर किसी और एक्टिविटी के लिए, यानी बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए, तो उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। और उसके बदले में उस पैसों के बदले में जो पब्लिक से लिया जाता है उसके बदले में कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी की ओनरशिप यानी कंपनी के कुछ शेयर पब्लिक को देते हैं, यानी पब्लिक को इशू करते हैं। यहाँ पर मैं एफपीओ के बारे में बताना चाहूँगा। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो पब्लिक ऑफरिंग या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर, जिसमें भी कंपनी अल्टीमेटली क्या करता है, लोगों को शेयर्स इशू करके मार्केट से वो पैसा रेज करते हैं या फिर पैसा उठाते हैं। एफपीओ एंड आईपीओ में ये डिफरेंस है कि एफपीओ में जब कंपनी लिस्ट हो जाता है उसके बाद अगर वो पैसा रेज करते हैं या फिर कंपनी के ऑपरेशन शुरू होने के बाद अगर वो मार्केट से पैसा लेते हैं तो उसको एफपीओ कहा जाता है। तब वो मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं एफपीओ द्वारा। यानी लिस्टिंग होने के 2-3 साल बाद अगर कंपनी मार्केट में जाकर लोगों से पैसा लेती है अपने एक्सपांशन एक्टिविटी के लिए या फिर अपने किसी और प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए, तो वो अल्टीमेटली एफपीओ ला रही है। और इसमें यह भी हो सकता है कि अपने प्रमोटर जो अपने शेयर्स है वो भी मार्केट में इशू करके भी पैसा रेस कर सकते। और आईपीओ में जब कंपनी लिस्ट होने वाला होता है, मतलब होने से जस्ट थोड़ा सा पहले पब्लिक को ऑफर करती है, तो उसको हम आईपीओ कहते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी के जो फाउंडर्स होते हैं, ये पब्लिक से पैसा लेते क्यों है? ये बैंक से पैसा क्यों नहीं लेते? तो इसका बहुत जवाब सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब कंपनी एक सर्टन लेवल पे निकल जाती है, मतलब उसका एक ब्रांड वैल्यू जब बन जाता है, तब उसके प्रमोटर्स ये सोचते हैं कि क्यों ना इस कंपनी की हिस्सेदारी यानी इस कंपनी की ओनरशिप कॉमन पब्लिक को भी दी जाए और थोड़ा सा पैसा उनसे भी लिया जाए। क्योंकि कंपनी की जो मार्केट की प्राइस है वो तो बढ़ चुकी है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू तो बढ़ चुकी है। तो अगर ब्रांड वैल्यू बढ़ी है तो उसको क्यों ना हम लोग एनकैश कर ले मार्केट में शेयर्स ला। वैसे आईपीओ से आए हुए पैसे से कंपनी अपनी नॉन फंडिंग नीड्स एंड फंडिंग नीड्स को भी कंप्लीट करती है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर कंपनी को किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा डालना है, या फिर कंपनी को कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना है, कोई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, उसके लिए पैसा लगता है, या फिर कंपनी ने कोई लोन लेके रखा हुआ है उसके रीपेमेंट के लिए भी मान लीजिए आईपीओ के द्वारा जो आए हुए पैसे वो वहाँ यूटिलाइज करने वाले टू पे बैक दैट प्रीवियस लोन। तो ऐसे अलग अलग पर्पज़ है, या फिर और कोई भी पर्पज़ हो सकता है जो कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं प्रॉस्पेक्टस के बारे में बताना चाहूँगा। प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है, जिसमें वो कंपनी बताती है सारी डिटेल्स आईपीओ के बारे में कि वो पैसा कितना रेज करना चाहती है और पैसा वो कहाँ, वो जो पैसा रेज करेंगे वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करना चाहती है, कहाँ वो पैसा यूज़ करे। इन शॉर्ट कंपनी के मॉडल के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा बहुत वो इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हम प्रॉस्पेक्टस के बारे में एक और वीडियो सेपरेटली बनाऊंगा मैं, हम उसमें प्रॉस्पेक्टस को डिटेल में देख लेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको आईपीओ का बेसिक पर्पस तो समझ आया ही होगा। तो देखते हैं अभी आईपीओ के में क्या क्या आता है, आईपीओ के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहले स्टेप में
कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं अपनी बोर्ड मीटिंग में कि उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत है और पैसे की ज़रूरत उनको क्यों है। तो बेसिकली वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमें IPO लाना है या फिर नहीं लाना है। और बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होता है कि कंपनी का बैंकर कौन रहेगा, मर्चेंट बैंकर कौन रहेगा। मर्चेंट बैंकर यानी बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो IPO को एग्जीक्यूट करने में उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है या फिर मॉर्गन स्टैनली है, JP मॉर्गन है और सिटी बैंक है। ये सारे बैंक जो है वो IPO को एग्जीक्यूट करने में कंपनी की हेल्प करते हैं। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो एक्चुअली रियल प्रोसीजर है। जब कंपनी IPO लाता है तब कंपनी के पास एक्चुअली प्राइस लाने के 2 चॉइसेस होते हैं। तो पहला चॉइस है कि वो फिक्स प्राइस बोल दे, मतलब कंपनी बोल देगा, XYZ कंपनी बोल देगा कि देखो हमारी शेयर की प्राइस अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो एक एग्जांपल एक X प्राइस है हमारी कंपनी की, तो अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो इसी प्राइस को आप सब्सक्राइब करो, ना इससे हम लोग कम पैसा लेंगे ना हम इससे ज़्यादा पैसा लेंगे। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या करिए, इसी प्राइस को आप अप्लाई करिए। तो वो हो गया फिक्स प्राइस मेथड। या फिर कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस को भी अडॉप्ट करता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें आजकल के ज़माने में तो सारी कंपनीज बुक बिल्डिंग प्रोसेस को ही फॉलो करती है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जो मर्चेंट बैंकर है वो बुक बिल्डिंग का काम करता है। बेसिकली बुक बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें मर्चेंट बैंकर क्या करता है, एक प्राइस रेंज यानी एक प्राइस बैंड डिसाइड करता है और उसी में उसको क्या करना होता है, शेयर्स को इशू करवाता है। मतलब वो शेयर की प्राइस डिसाइड करने का एक तरीका है। बुक बिल्डिंग ये बेसिकली एक एक्चुअली प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है जिसमें मर्चेंट बैंकर क्या करता है, अलग अलग इन्वेस्टर को जाके पूछता है कि इस कंपनी की प्राइस क्या होनी चाहिए। उसके लिए वो कंपनी के सारे प्लान्स के बारे में प्रेजेंटेशन वगैरह देता है एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। ऐसे ही मर्चेंट बैंक बहुत इन्वेस्टर से जब बात करेगी तब उनको एक रेंज मिल जाएगा या फिर वो रेंज डिसाइड कर लेते हैं। तो जो उसमें जो इस रेंज में जो एक प्राइस होता है, जो सबसे लोएस्ट प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस या फिर उसको हम बोला जाता है बेस प्राइस भी बोलते हैं, और जो हाईएस्ट प्राइस है उसको हम बोलते हैं अपर प्राइस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में इन्वेस्टर बैंक रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पूछता है या फिर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स को भी पूछता है या फिर QIBs को भी पूछता है, बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज को भी पूछता है कि इस कंपनी की प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए। मतलब सारे लोगों का कंसिडरेशन एक उसमें आ जाता है। इन ए बुक बिल्डिंग प्रोसेस 50% रिजर्वेशन होता है QIBs के लिए, 35% रिजर्वेशन होता है रिटेल इन्वेस्टर यानी हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, एंड 15% रिजर्वेशन होता है अदर इन्वेस्टर्स के लिए। और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी प्राइस रेंज में शेयर मिले। अगर IPO ओवर सब्सक्राइब होता है तो हो सकता है कि आपको अपर लिमिट से भी ज़्यादा प्राइस को शेयर्स को सब्सक्राइब करना होगा या फिर आपको अपर प्राइस से भी ज़्यादा शेयर्स को उस प्राइस पे आपको शेयर मिलेंगे। और इस बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बाद कंपनी अपने IPO की पूरी इन्फॉर्मेशन यानी IPO का अमाउंट, उसका प्राइस रेंज या फिर उसका यूसेज जो होने वाला है उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँचाती है अपने प्रोस्पेक्टस द्वारा, या फिर पेपर में ऐड आता है या फिर होर्डिंग्स लगते हैं। बहुत सारे मार्केटिंग करके क्या करती है कंपनी, अपने इन्वेस्टर्स तक सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप एक नोट कर लीजिए कि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर को IPO को अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको उस एप्लीकेशन को या फिर आप जो भी शेयर को अप्लाई करने वाले हैं वो आपको लॉट में ही करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली हर एक शेयर्स का IPO में एक लॉट साइज़ होता है, यानी अगर मुझे किसी शेयर को इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं जितना चाहता हूँ उतने शेयर्स को मैं बाय नहीं कर सकता। कंपनी ने डिसाइड करके दिया हुआ है कि इस एक लॉट में एग्जांपल के लिए 20 शेयर्स आते हैं, 1 लॉट इज इक्वल टू 20 शेयर्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लॉट में बाय करना है। मतलब अगर मैं एक लॉट को अप्लाई कर रहा हूँ तो आई हैव टू बाय 20 शेयर्स कंपलसरी, तो मुझे 20 शेयर्स का पैसा देना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू 1 लॉट। अगर मैं 10 लॉट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो 10 लॉट्स मल्टीप्लाइड बाय 20 शेयर इन ईच लॉट, तो इसका मतलब मैं 200 शेयर्स को अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे लॉट के हिसाब से मुझे पैसा देना होता है कंपनी को, ना ही शेयर के हिसाब से। सिर्फ ये IPO में होता है। नेक्स्ट स्टेप में यानी ये IPO का प्रोसेस होने के बाद ये जो लास्ट स्टेज है उसमें क्या होता है कि सारे एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टर के पास आ जाते हैं। फिर डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, सही तरीके से स्क्रूटिनाइज करते हैं। एक अलॉटमेंट कमेटी होता है, उसको सब अच्छी तरीके से चेक करते हैं। जो फॉर्म इनकम्प्लीट है या फिर अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, बट जो भी कुछ चीज़ है अभी तो कुछ इनकम्प्लीट होगा तो वो सबमिट होगा ही नहीं बाय द वे। फिर भी जब ऑफलाइन था एट दैट टाइम क्या था कि जब आपके फॉर्म आ जाएंगे तब डायरेक्टर क्या करेंगे, आपके फॉर्म को स्क्रूटिनाइज करेंगे, चेक करेंगे कि कोई फॉर्म गलत है, सिग्नेचर गलत है, चेक पे कुछ ओवर राइटिंग हुआ है जब चेक था तब। ये सब करके जो फॉर्म रिजेक्ट है उनको वो लोग शेयर को अलॉट नहीं करेंगे, शेयर देंगे नहीं, और उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा जाएगा।
और जिनको हम लोग अल्टीमेटली डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि इनको हमें शेयर देना है, उनको दिया जाएगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट, यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको शेयर मिल चुके हैं। और हो सकता है कि शेयर सारे ना मिले, क्योंकि उसमें भी केसेस है। अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, मतलब अगर कंपनी मान लीजिए 1 लाख शेयर्स को अप्लाई कर रही थी और 1,50,000 लोगों ने अप्लाई कर लिया, तो 50,000 शेयर्स ज़्यादा आ गए, तो सबको तो दे नहीं सकते। तो 2-3 ऑप्शन है कंपनी के पास कि 50,000 को रिजेक्ट किया जाए, या फिर उसको और भी है प्रो राटा अलॉटमेंट भी है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, बहुत ही एक्चुअली उससे हमें कुछ मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो सब डायरेक्टर करते हैं, हमारे पार्ट में तो आता ही नहीं है। तो हमें तो सिर्फ एग्री करना होता है, जितने मिलेंगे उतने मिलेंगे। और एक बात है कि जब कंपनी आपको शेयर नहीं देती है, अगर शेयर देती है पहली बात, तो आपको तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ ही जाएंगे। डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उस लिंक पे आप जाके आपके ज़रूरत में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अगर आपको शेयर मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, आपको मैसेज भी आ जाता है कंपनी से भी, मतलब बाकी आपका ब्रोकर भी बोल ही देगा आपको। तो आपको शेयर आपके अकाउंट में आ जाते हैं डीमैट अकाउंट में, और आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं। और अगर आपको मान लीजिए शेयर नहीं मिलता है, तो आपने तो पैसे भरे थे, उसका क्या? आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम में तो पैसे ब्लॉक होते हैं, राइट? तो कुछ वैसे भी अकाउंट में पैसा रहता है, बट वो सिर्फ दिखता नहीं है बैलेंस। बट पहले ऐसा होता था कि आपने चेक तो दे दिया, अकाउंट से पैसे कट गए, पैसे चले गए कंपनी के अकाउंट में। तो कंपनी क्या करती थी, अगर आपको शेयर नहीं देंगे तो एक ऐसा सेबी का रूल था कि आपको 15 डेज़ के अंदर, यानी कंपनी को 15 डेज़ के अंदर उस शेयर्स के पैसे आपको लौटाने होंगे। मतलब अगर कंपनी एक तो आपको शेयर दे दे और शेयर नहीं दे रहा है तो आपके पैसे वापस कर दे। हाँ, उसके पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी उसने वो यूटिलाइज़ भी नहीं किया था, वो उनके बैंक अकाउंट में ही था बस। ठीक है, तो दोस्तों ये था आईपीओ के बारे में। मैं शुरू से बहुत सालों से, मैं ऑलमोस्ट 15 सालों से जब स्टॉक मार्केट में हूँ, तब मैंने ऑलमोस्ट पहला आईपीओ जब मैंने शुरू किया था, तो वो 13-14 साल हो गया उसको। उस टाइम पे मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। कोल इंडिया नाम का एक शेयर था, आप देख सकते हैं 2010 का दिवाली का टाइम था वो। उस टाइम पे बहुत बढ़िया दिवाली हुआ था मेरा, क्योंकि उस स्टॉक मार्केट में आप अभी भी जाके रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, आप गूगल करिए, आपको मिलेगा उसमें कि आज तक का सबसे हाईएस्ट गेन IRCTC होगा शायद, उसमें रिसेंटली उसने रिकॉर्ड तोड़ा होगा, बट 10 सालों तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था वो। कोल इंडिया नाम का शेयर ने इतना शेयर मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। 8 दिन तक तो वो शेयर में तो सिर्फ बढ़ ही रहा था वो। तो आईपीओ में होते हैं लिस्टिंग गेन बहुत अच्छे होते हैं, प्रोवाइडेड आपको शेयर्स मिले। और उस टाइम पे मुझे शेयर भी मिले थे, मुझे 50% अलॉटमेंट हुआ था, 50%, 75,000 को मैंने कुछ अप्लाई किया था उस टाइम पे 2010 में। तो मुझे 37,500 का पैसा मिला था, वापस आया था। 37,500 के मुझे शेयर्स भी मिले थे, जिसका बहुत सारा पैसा बन गया था। एग्जैक्टली प्रॉफिट मुझे याद नहीं है, बट डेफिनेटली डबल से तो ज़्यादा हुआ था इन 1 डे। बट ऐसे भी कोई शेयर्स है, जैसे है मॉइल नाम का शेयर था, मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड, जिसमें मैंने थोड़ा गलती करके मैंने 35,000 का 10 मिनट्स में लॉस करवाया था, क्योंकि मैं उसको कोल इंडिया समझ बैठा और वो उल्टा हो गया था। तो आईपीओ में सिर्फ हमें ये देखना होता है, आईपीओ थोड़े से ना डिपेंड करता है कंपनी पे ज़्यादा करके, कि अगर कंपनी में बहुत ज़्यादा डिमांड अगर हो गई, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं ना कि अप्लाई तो कर लेते बट शेयर मिलता नहीं है, तो वो कहाँ आ जाते, लिस्टिंग के डे पे आ जाते। जिस दिन शेयर मार्केट में शेयर लॉन्च होगा, ये सब सारे लोग वहाँ पे कूद जाएंगे, शेयर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जो प्राइस मिलेगी उस पर ये बायर एग्रेसिव होकर बाय करेंगे और शेयर की प्राइस बढ़ा देंगे। तो अगर आपको उस दिन पे शेयर मिला हुआ है तो ये बहुत अच्छा गेन आपको मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा बूम करेगा आगे। और अगर शेयर नहीं मिलता है तो आप सही प्राइस पे अगर बाय करेंगे तो डेफिनेटली वो 1-2 दिन तो आगे बढ़ते रहता है, उस दिन पे तो वो पक्का ऊपर जाएगा, प्रोवाइडेड कंपनी की डिमांड अच्छी चाहिए, मतलब कंपनी पॉपुलर चाहिए, एंड कंपनी का शेयर को ओवर सब्सक्राइब कितने टाइम्स हुआ ज़्यादा मैटर करता है। अगर 15-20 टाइम्स अगर ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ, इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आईपीओ के बारे में। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, मैंने एक्सपीरियंस भी बताया मेरा आईपीओ के बारे में। अगर फिर भी आपको आईपीओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो, टेक्निकल चीज़, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वो टेक्निकल चीज़ के बारे में हम लोग ना जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको कंपनी का शेयर को अप्लाई करना ही है तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में आपको सीधा जो हाईएस्ट बीड है वो लगाना है, बात ख़त्म। अब चाहिए तो फिर लोएस्ट प्राइस क्यों मांगेंगे ना, हाईएस्ट प्राइस मांगेंगे। तो ये था आईपीओ के बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं, मैं आपको आंसर दे दूँगा।
तो आप कमेंट करके मुझे बताना ये वीडियो कैसा लगा आपको, कोई और चीज़ रह गई है, कुछ और है, कोई जो भी आपके फीडबैक है आप डाल दीजिए, ठीक है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।